नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यहां हम आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 46 तथा 3x प्लस 5y बराबर 74 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो यहाँ पर बच्चों कौन सी विधि पूछी है? आपसे प्रतिस्थापन विधि पूछी है। जब समीकरण में जिस विधि का नाम लिखा है तो आपको उसी विधि से करना है। अगर विधि का नाम नहीं है तो आप किसी विधि से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 46 और तथा दूसरा समीकरण है बच्चों आपके लिए यहाँ पर कि 3x प्लस 5y बराबर 74। ठीक है, ये पहला समीकरण है और ये आपके लिए है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 या 2 से हम पहले x या y किसी एक का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रखिए। विलोपन विधि में तो हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से है 2x प्लस 3y बराबर 16। ठीक है, ये है बच्चों, या 3y बराबर हो जाएगा 46 माइनस ये 2x है तो इधर आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या y बराबर 46 माइनस 2x बटे y के साथ जो नंबर है इधर आएगा तो बच्चों हो जाएगा डिवाइड के रूप में, यानी भाग के रूप में आ जाएगा। तो y का जो मान बच्चों हमें प्राप्त हो गया है कि 46 माइनस 2x बटे 3, और ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, ये प्राप्त हुआ है y का मान x के पदों में। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण नंबर फर्स्ट से लिया है तो हम समीकरण नंबर जो सेकंड है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो प्रतिस्थापित इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि y का जो मान है अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो x के पदों में है। यहाँ पर हमारा ये समीकरण नंबर हमने 2 यहाँ नोट कर लिया है। तो जहाँ पर बच्चों आपको y दिखाई देगा वहाँ पर आप y का मान जो होगा, यहाँ पर देखिए 5y है तो y के स्थान पर ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए। तो 46 माइनस 2x बटे 3 बराबर 74 यानी कि 74। ये बच्चों यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए 3x प्लस इस 5 की इसमें गुणा कर देते हैं पहले हम। तो यहाँ गुणा करेंगे 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230 माइनस ये हो गया बच्चों 10x और बटे में 3 आपको अभी ऐसे ही रखना है बराबर 74। अब आपको क्या करना है बच्चों, बटे में यहाँ पर 3 है तो 3 से हम पूरे समीकरण को 3 से ही गुणा करेंगे। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9x प्लस, जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से बच्चों ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ऊपर यही आ जाएगा 230 माइनस 10x। जब यहाँ बच्चों 3 से गुणा कर रहे हैं ना, ऐसे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया है। इसको ऐसे लिखेंगे बराबर 3 से यहाँ भी गुणा होगी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 10x और ये 9x, 10 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा माइनस x। ठीक है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो 222 माइनस 230 प्लस के हैं तो इधर आ जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे माइनस के 230। इसे हम बोलते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है नहीं, ये पक्षांतर करने पर हो गया। माइनस एक्स बराबर आ जाए, घटा दीजिए तो माइनस के आपके पास बच जाएंगे बच्चों 8 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर आपके पास हो गया 8। और हमारे जो x का मान है वो तो हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब इस x का मान जो आपके पास यहाँ y है इसमें रख दीजिए। समीकरण यहाँ जो है इसको आप समीकरण नंबर 3 आप मान सकते हैं। ठीक है, या आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी बच्चों रख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों,
यहाँ पर जो समीकरण नंबर जो 3 है ना बच्चों, ये वाला, ये समीकरण नंबर जो 3 है, यहाँ पर जो y का मान सॉल्व है, इसलिए हमने इसमें रखा है 46 माइनस 2x, x की जगह पर रख देंगे 8, क्योंकि x का मान 8 प्राप्त हो गया है। वैसे आप इस मान को समीकरण 1 या 2 में भी रखते बच्चों, तब भी आपका आंसर सही हो जाता। 46 माइनस 8 दूनी 16 बटे 3, बटे में 3 ही रहेगा बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा 46 में से 16 गए तो बच्चों बचेगा 30 बटा 3। ठीक है, 30 बटा 3 हो गया, तो y का मान आ जाएगा कितना, 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, तो y का मान आपके पास हो गया 10, और x का मान भी निकाल लिया है हमने और y का मान भी निकाल लिया। तो यहाँ पर आप रख देंगे अपने दोनों मानों को, इसका हल हो जाएगा x बराबर 8 और y बराबर 10। आपको अपना आंसर चेक करना है तो बच्चों आप क्या करेंगे, जो समीकरण आपके हैं उनमें x और y के मान रख दीजिए। तो मान रखने पर आपको जो बायां इसमें जो दिया हुआ है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष वो बराबर हो जाएंगे, यानी इसका मान 46 आना चाहिए रखने पर, और यहाँ पर 6 यानी कि 74 आ जाएगा x और y के मान रखने पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमने यहाँ पर लिया है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। बच्चों यहाँ पर तो आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, आपसे यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है कि अल्फा की 3 प्लस बीटा की घात 3 का मान बताइए, या 1/अल्फा और 1/बीटा का मान बताइए। तो ये हमारे पास समीकरण है। इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पर, इसे हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। आप ये पूरा भी लिख देंगे अपने एग्जाम में तो, कि मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a बराबर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, जो x² का गुणांक होता है, और b बराबर जो होगा x का गुणांक यहाँ -3 होगा, और जो c आ जाएगा बच्चों वो होता है अचर पद, यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है। ठीक है नहीं, और यहाँ पर हमें जो मूल दिए हैं बच्चों वो अल्फा तथा क्या दिए हैं, बीटा दिए हैं। तो इनका मान निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है, मूलों का योगफल निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। b का मान यहाँ से रख देंगे आप, तो ये होगा -3/a यानी कि 2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तथा अल्फा बीटा यानी गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो बच्चों वो होता है c/a, यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो c का मान यहाँ पर बच्चों हमारे पास 5 है, और a का मान रख दीजिए, a का मान 2 है। तो हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल हमें दोनों प्राप्त हो गया है बच्चों। अब हम अपना आंसर यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है बच्चों। देखिए यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपनी तरफ से इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दीजिए, जितना आपने जोड़ा है बच्चों उतना ही इसमें से माइनस कर दीजिए। 2 अल्फा बीटा जोड़ा है, 2 ही माइनस कर दीजिए। इससे क्या हुआ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया a² b² प्लस 2ab, जिसका मान होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, ऐसे ही आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब है मूलों का योगफल, जो हमारे पास कितना है 3/2 है। ठीक है, 3/2 हमने निकाल लिया है। तो 3/2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल है हमारे पास बच्चों 5/2। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया 9/4 -2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ बचेगा 5। तो यहाँ 4 एलसीएम आया, तो 9 - 4 पंजे 20। ठीक है, 20 में से 9 घटाएंगे तो -11, तो -11/4 ये हमारा बच्चों इसका मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है।
तो उसके लिए आपको पहले मूलों का योगफल निकालना होगा और फिर मूलों का गुणनफल निकालना होगा और फिर उसे अपने उसमें रख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बच्चों लिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर तो विषम लिखा है, विषम या सम किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। दो क्रमागत विषम धन संख्याओं के वर्गों का योग 970 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, आपसे सम भी कह सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये आपसे सम या विषम कहा जाए, क्रमागत कहा जाए, तो पहली संख्या आपको हमेशा x मान लेनी है और दूसरी संख्या आपको मान लेनी है x+2। सम या विषम दोनों के लिए आपको यही संख्याएं मान लेनी है और आपका आंसर बिल्कुल बच्चों सही आएगा। जैसा क्वेश्चन में कहा है बस वैसा ही करते जाइए। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है इन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 970 है। तो पहली जो संख्या x है तो x का वर्ग कर देंगे, x² हो गया, और प्लस दूसरी जो संख्या है वो है x+2, इसका भी वर्ग कर दीजिए। इन दोनों का योगफल यानी जोड़ने पर आता है 970। ठीक है, अब यहाँ से आगे अपनी कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे। तो x² ऐसे ही रहेगा। यहाँ बच्चों a+b का होल स्क्वायर बनना है तो ये हो गया a² + b² और प्लस का है तो 2ab यानी कि 4x होगा। इसको आप इधर ले आइए, माइनस के 970 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर बना है तो वही हमने ओपन कर दिया। x² + x² बच्चों ये होगा 2x² और प्लस 4x। 970 से 4 माइनस कर लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 966 बच जाएगा, बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 से भाग जा सकता है, 2 से भाग दे दीजिए, इससे समीकरण और थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस 2x माइनस 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 बराबर 0। यहाँ लीजिए 2 से भाग देने पर। ठीक है, जो भी काम आपने किया है वो आपको यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी ही बताएगी आपने क्या क्या किया है, आप नहीं बताने वाले हैं वहाँ पर। देखिए अब ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों हमें यहाँ पर। तो आपको 483 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 2 आए और गुणा करें तो 483 ही आएगा। तो बच्चों आप जब गुणनखंड निकालेंगे तो 23 और 21 आएंगे, इनकी गुणा करेंगे तो 483 आएगा और माइनस करेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है ना बच्चों, तो वो ही हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 23x माइनस करके लाने हमें 21x माइनस 483 बराबर 0। और बच्चों ये प्रश्न ऐसा है कि कभी कभी 6 नंबर में भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए x कॉमन है तो x प्लस यहाँ पर 23 बच जाएगा, और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पर माइनस के 21 ही कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 21 कॉमन लेंगे जब तो x बचेगा, माइनस से शुरू है तो माइनस ही कॉमन लेंगे आप बच्चों। यहाँ x बचेगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 21 से यहाँ भाग देंगे तो ये आपको 23 ही प्राप्त होगा, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 23 और दूसरे में x और 21 को रख दीजिए, x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x प्लस 23 है तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 23 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 से कंपेयर करेंगे और हमारी संख्या कैसी है बच्चों, धनात्मक है, इसलिए ये अमान्य होगा। ठीक है नहीं, x माइनस 21 है तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, x बराबर 21 हो गया, और जो x का मान दूसरा है जो 21 है वो कैसा है, धनात्मक है, इसलिए जो पहली संख्या है वो हमारी 21 हो जाएगी और दूसरी संख्या x प्लस 2 थी, 21 और 2 कितनी हो जाएगी बच्चों, वो 23 हो जाएगी। और आप बच्चों अपने प्रश्न की जांच भी कर सकते हैं, 21 और 23 क्रमागत संख्याएं, 21 के बाद 23 ही आता है और दोनों ही विषम संख्याएं हैं, और पहली संख्या का वर्ग करेंगे आप, फिर दूसरी का वर्ग करेंगे, दोनों का अगर योगफल आप निकालते हैं तो आपको जो योगफल है बच्चों वो 970 ही प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन की जांच करना भी आपका जरूर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिया है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है यानी कि 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद 11वें पद से कितना है, 3 गुना है।
तो बच्चों समांतर श्रेणी का हम मान लेते हैं कि जो प्रथम पद है, माना प्रथम पद यानी कि AP का प्रथम जो पद है बच्चों उसे हमने यहाँ पर A मान लिया है, और जो सर्वांतर होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सर्वांतर, उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर D। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पद दिया है। ठीक है, चौथा जो पद दिया है हमें, चौथा पद यानी कि A4 जिसे हम बोल सकते हैं बराबर कितना है 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 दिया है शून्य, तो चौथे पद के लिए सूत्र होगा A+3D। चौथे पद के लिए A+3D सूत्र होगा बराबर 0 है। या हम A का मान निकालेंगे बच्चों, तो A बराबर होगा, इसको धर ले जाएंगे कि 0 - 3D। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पर -3D। तो बच्चों हमें यहाँ पर A का मान प्राप्त हो गया है जो कि वो D के पदों में है। ठीक है, ये D के पदों में है। तथा इसके बाद हम अब बच्चों निकालते हैं इसका 25वां पद निकाल लेते हैं, AP का 25वां पद। ठीक है, यहाँ लिख देंगे AP का 25वां पद, 25वां पद बराबर, जो हम 25वां पद निकालेंगे तो 25वें पद के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों A+24D। एक कम करके लिखते हैं नहीं। ठीक है, 30वां निकालेंगे तो A+29D होगा, 10वां निकालेंगे तो A+9D होगा। तो A का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना है -3D और +24D। ठीक है, 24 में से 3 गई तो बचे यहाँ पर 21D। तो हमारा जो 25वां पद है बच्चों यहाँ पर A25, वो हमें आ गया है 21D आ गया है, वो हमें 21D यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हम AP का कौन सा पद निकालें, 11वां पद निकाल लेंगे। AP का 11वां पद, ठीक है, यानी कि A11। तो जो 11वां जो पद है बच्चों वो कितना होगा आप बताइए। अब A+ कितना होगा 10D होगा। ठीक है, 11वां पद A+10D होगा। अब A का मान वहीं से वही रखेंगे, कितना है हमारे पास, A का मान हमारे पास है -3D और प्लस के ये हो गया 10D। ठीक है, अब 10 में से 3 गए तो आपके पास बचेगा बच्चों यहाँ पर 7D, यानी कि 11वां जो पद है वो आपके पास 7D आ गया है। ठीक है, 11वां पद तो बच्चों 7D है और 25वां पद है 21D। तो आप ध्यान से देखिए 25वां पद इसका कितना है, 3 गुना है। ठीक है, अब आप लिख दिए क्योंकि AP का 25वां पद, 25वां पद बराबर है 3 गुणा AP का कौन सा 11वां पद, 11वां पद। ठीक है, बस यही हमें बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना था कि AP का जो 25वां पद है वो 11वें पद का कितना है, 3 गुना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर हमने लिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। बच्चों चतुर्थांश जो होता है वो वृत्त का चौथाई भाग होता है, 1/4 पार्ट होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें पहले त्रिज्या चाहिए, तो परिधि की सहायता से ही हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वृत्त की जो परिधि है वो बच्चों हमें 88 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त की परिधि जो है वो हमें 88 सेंटीमीटर दी हुई है। तो डायग्राम की तो बच्चों यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ लीजिए ऐसे ही। अब परिधि होती है वृत्त की बच्चों 2πr होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr जो हमें 88 दी हुई है। ठीक है, अब 2 × पाई का मान आपको पता है 22/7 हम यहाँ पर रख लेंगे और r यानी कि त्रिज्या होगी बराबर 88। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 22 दूनी 44, तो ये होगा 44/7, तो बराबर 44/7 गुणा r बराबर हो जाएगा 88। ठीक है ना बच्चों, अब हमें r का मान निकालना है, तो r बराबर 88, 22 दूनी बच्चों यहाँ पर 44 हो गया, 44/7, तो r बराबर कितना होगा, 44/7 है तो इधर आएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 44 यहाँ रहेगा और 7 आपका ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, 44 से हम इस 88 को कितनी बार, 2 बार काट सकते हैं। तो r की जो वैल्यू है हमारे पास 7 दूनी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर।
ठीक है नहीं। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें 14 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो गई है। ठीक है नहीं। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी वृत्त का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश जैसे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश चौथाई भाग होता है, तो आप यहाँ पर 1/4 लगा देंगे। ठीक है, इसमें 1/4 आप लगा देंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1/4, पाई का मान वही रखना है 22/7, और 8 त्रिज्या हमारे पास यहाँ 14 आ गई है, स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 बच्चों हो जाएगा। यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 14 कितनी बार, 2 बार हो गया। 7 से 14 2 बार हो गया। अब हम इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, और फिर इस 2 से हम इसको ही कैंसिल कर सकते हैं 14 को 7 बार। ठीक है, बराबर। अब हमारे पास बच्चे का देखो 22 बचा है और केवल 7 बचा। 22 गुणा 7, 22 सत्ते हो गया बच्चों 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी कि जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 154 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है नहीं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है तो आपको ध्यान रखना है, परिधि की सहायता से त्रिज्या निकाल के फिर वो सूत्र लगा देंगे और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इस प्रकार से है भाई, यहाँ पर बच्चों अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ पर। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, जिनकी यानी कि अर्धगोले और शंकु दोनों की जो त्रिज्या है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु के ही बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो शंकु की जो ऊंचाई ये होगी और ये इसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 1 है तो ये वाली जो ऊंचाई है बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। फिर हमें इस ठोस का आयतन निकालना, 2 भाग हैं, एक अर्धगोला है दूसरा शंकु है, दोनों के आयतन निकालकर उसे हम प्लस कर देंगे तो हमें ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों जो ठोस का जो आयतन होगा वो होगा शंकु का आयतन और प्लस होगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे हम, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अगर बच्चों आपसे यहाँ पर इस ठोस का वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो आपको फिर क्या करना होता, फिर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों ही जोड़ देने होते। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। ठीक है, और अर्धगोले का जो आयतन है वो होता है कितना, 2/3 पाई आर की 3। ये अर्धगोले का आयतन होता है। दोनों के आयतन के आपने सूत्र लगा दीजिए और अब आप इनका मान रख देंगे। 1/3 पाई के पदों में ही निकालना है, पाई का मान आपको नहीं रखना है। त्रिज्या कितनी है आपको 1 दी हुई है तो 1 का स्क्वायर, और एच जो है वो भी 1 ही है बच्चों तो 1 रख देंगे। 2/3 पाई, इसकी भी त्रिज्या कितनी है 1 ही है तो 1 की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर बच्चों 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि यही आ जाएगा बच्चों प्लस। यहाँ पर देखिए 2/3 पाई, 1 की घात 3 करेंगे, कितने भी करें 1 की घात 1 ही आता है, 1 किस में गुणा करेंगे तो यहाँ भी बच्चों यही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम हमने ले लिया क्योंकि दोनों का हर समान है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों बचेगा 1 पाई यानी कि पाई और प्लस यहाँ पर बच गया 2 पाई। ठीक है, 1 पाई लिखेंगे नहीं, यानी कि हर समान है तो 2 और 1 3, इस प्रकार हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। यानी कि जो ठोस का जो आयतन है बच्चों वो पाई के पदों में पाई घन सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न दिया हुआ है कि एक पिग्गी बैंक में यानी गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ जो सिक्का है 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं है। यानी हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता और 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रायिकता। तो पहले जो हमारे बच्चों सिक्कों के जो प्रकार हैं, कौन से कितने कितने हैं, वो यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सभी प्रकार के जो सिक्के हैं अपने नोट कर लिए हैं और सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 100, 150, 170 और ये हो जाएगी 180। ठीक है, सभी को हमने जोड़ दिया तो 180 सिक्के हमारे पास यहाँ पर गुल्लक में है। ठीक है, पहला जो हमें निकालना है प्रायिकता, जो निकालना है प्रायिकता जो हमें निकालना है पीई, किसकी निकालनी है, 5 रुपये का, 50 पैसे का, सॉरी, यानी कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए या तो हम लिख देंगे क्या, अनुकूल परिणाम बते कुल संभावित परिणाम, या आप सीधा लिख दीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और बटे में बच्चों क्या आएगा, कुल संभावित परिणाम आ जाएंगे कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, नहीं, कुल सिक्कों की संख्या। या तो आप बच्चों लगा सकते हैं प्रायिकता के लिए कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 का आप निकाल रहे हैं पैसों की प्रायिकता और कुल सिक्कों की संख्या नीचे आ जाएगी। 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास बच्चों, ये हैं 100 हमारे पास, ये 100 सिक्के हैं और कुल सिक्के हैं हमारे पास इसमें 180 है। ठीक है, तो देखिए 20 पंजे 100 और 20 निम्मा 180, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 5/9। तो 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 5/9 हो गई। अब जो सेकंड वाला है इसमें हमें पूछा है 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के जो हमारे पास कितने हैं, 10 हैं, तो नहीं की बात पूछ रहा है। 5 रुपये के सिक्के नहीं है की संख्या, जो 5 रुपये के सिक्के नहीं है की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास यहाँ हो जाएगी। देखिए कुल सिक्के आपके पास 180 हैं और 5 रुपये के सिक्के आपके पास हैं 10, तो वो जो 5 रुपये के सिक्के नहीं हैं उनकी संख्या हो जाएगी 170। ठीक है, उनकी संख्या 170 हो जाएगी। तो इसलिए प्रायिकता जो होगी, इसलिए प्रायिकता यानी कि पीई, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं है। तो इसमें बच्चों जो अनुकूल परिणाम होंगे वो आ जाएंगे, जो 5 रुपये के सिक्के नहीं हैं उनकी संख्या, तो वो हमने निकाल लिया है कि बच्चों कितना है 170, और संभावित परिणाम में कुल सिक्कों की संख्या जो हमारे पास है बच्चों 180। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए तो आपके पास बच जाएगा कि 17/18 इनकी ये प्रायिकताएँ हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, नहीं, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी, और ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम आपके लिए लेकर आए हैं कि दिए गए चित्र में DE समांतर BC है, यानी कि ये DE जो है वो BC के समांतर है त्रिभुज ABC में, और हमें AD, BD, AE और EC इन सभी के मान दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर AE यानी कि X का मान बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया है बच्चों पहले हम उसे नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है।
त्रिभुज ABC में बच्चों हमें दिया है ADX प्लस 3 सेंटीमीटर, BD 3X प्लस 19 सेंटीमीटर और AEX सेंटीमीटर और EC 3X प्लस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो DE है वो BC के बच्चों यहाँ पर समांतर दिया हुआ है, ठीक है नहीं। अब त्रिभुज ABC में बच्चों जब हमें DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। जब किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो हम वहाँ पर आधार बहुत प्रमेय या थेल्स प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय को बच्चों आधारभूत प्रमेय या BPT भी हम बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसलिए क्या होगा कि AD बटे BD, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर AD बटे जो BD होगा वो बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं AD बटे AB बराबर AE बटे AC। जो अनुपात इस भुजा का लेंगे वही अनुपात में आपको दूसरी भुजा भी बच्चों यहाँ पर रखनी होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इनके मान रख लीजिए, AD आपके पास कितना है, x प्लस 3 है, और BD कितना है बच्चों 3x प्लस यहाँ पर 19 है, बराबर AE हमारे पास यहाँ x है जो दिया है, और EC है हमारे पास 3x प्लस 4 है बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों x इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर पहले आप x से गुणा करिए, इसकी हमें इसमें गुणा करनी है ना x प्लस 3 की, तो पहले हम x ही करेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए ये होगा 3x स्क्वायर और 4 में करेंगे तो 4x। अब 3 से और कर दीजिए, पहले हमने x से कर दिया, अब आप 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9x और 3 चौक 12, ठीक है। ये आ गया बच्चों यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली बच्चों। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, किसी को भी इधर लेके जाएंगे तो एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 19x, अब देखिए 9 और 4 कितना होगा, 13 हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 13x, ठीक है। इतना हमने डायरेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बचा बच्चों आपके पास 12 बचा, और इसमें से और कुछ नहीं बचा है। 19 में से 13 गई तो 13 और 6 19, यानी कि 6x बराबर यहाँ बच्चों 12 बच गया है। तो x बराबर 6 दूनी 12। तो x का जो मान है वो बच्चों यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, x का मान 2 आ गया, यानी कि AE का जो मान है वो बच्चों 2 हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बच्चों MCQ में पूछ लिया जाए इस प्रकार से क्वेश्चन, या आपसे थ्योरिकली भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने बच्चों इन 8 प्रश्नों को रखा है, और ये प्रश्न आपके लिए कैसे आपको लगे हैं, वीडियो कैसी लगी, क्या कमी इसमें दिखाई दी, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।